नमस्कार। तो आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे प्राचीन भारतीय दर्शन और वैदिक हर्मेन्यूटिक्स यानी प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करने के विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, जब हम हजारों साल पुराने ग्रंथों को पढ़ते हैं तो अक्सर ये उलझन होती है ना कि क्या कोई खास लाइन एक सख्त नियम है जिसे हर हाल में मानना है, या फिर वो बस किसी बात को समझाने के लिए एक तारीफ या महिमा मंडन है। हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इस पहेली को आखिर सुलझाया कैसे? मीमांसा दर्शन, जो असल में प्राचीन भारत का सबसे सिस्टमैटिक व्याख्यात्मक ढांचा है, वो इसका बहुत ही साइंटिफिक जवाब देता है। आज हम मीमांसा सूत्र 3.4.8 को डिकोड करेंगे, और वो भी शाबर भाष्य, तंत्रवार्तिक, न्यायसुधा और भाष्य प्रकाश जैसे हैवीवेट ओरिजिनल टेक्स्ट के जरिए। यकीन मानिए, ये एक जबरदस्त लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल जर्नी होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। पहले सूत्र 348 का एक छोटा सा परिचय, फिर हम समझेंगे ये असली दुविधा, विधि या अर्थवाद। इसके बाद विधि सिद्धांत में क्या कमियां हैं वो देखेंगे, फिर जानेंगे प्रकरण यानी कॉन्टेक्स्ट की असली ताकत, और आखिर में पहुंचेंगे अपने फाइनल कंक्लूजन पर। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, सूत्र 3.4.8 का परिचय। प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या का पूरा विवाद इसी एक पावरफुल सूत्र पर टिका हुआ है। सूत्र कहता है, अर्थवादो वा प्रकरणात् 3.4.8। महर्षि जैमिनी का ये सूत्र असल में उस बुनियादी सवाल का जवाब देता है कि क्या निवीत, जो यज्ञोपवीत या जनेऊ पहनने का एक खास तरीका होता है, उसके बारे में कहा गया वाक्य कोई सख्त नियम है या फिर महज एक तारीफ। मीमांसा के विद्वानों को यह तय करना था कि भाई इस टेक्स्ट को हैंडल कैसे करें। क्या ये हमें कुछ नया करने का ऑर्डर दे रहा है, या सिर्फ जो टॉपिक चल रहा है उसी की तारीफ कर रहा है? और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, हमारी मुख्य दुविधा, विधि या अर्थवाद। अब इस डिबेट की गहराई में जाने से पहले हमारे लिए संस्कृत के कुछ भारी भरकम शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला शब्द है विधि। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो विधि मतलब एक सीधा, डायरेक्ट कमांड। ये शास्त्रों का सबसे भारी और सबसे डिमांडिंग स्टेटमेंट होता है। मतलब अगर किसी वाक्य को विधि मान लिया गया तो बस वो काम आपको हर हाल में करना ही है, कोई शॉर्टकट नहीं। ये एक बिल्कुल नया कर्तव्य स्थापित करता है जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी तरफ हमारे पास है अर्थवाद। अब ये अर्थवाद कोई नया नियम या ऑर्डर नहीं थोपता। इसके बजाय इसका काम है किसी ऐसे नियम को एंकरेज करना या उसकी तारीफ करना जो पहले से ही वहां मौजूद है। आप इसे एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट मान सकते हैं, जो मुख्य नियम को थोड़ा और अट्रैक्टिव या इंपॉर्टेंट बनाता है ताकि लोग उसे आसानी से फॉलो कर सकें। और अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट, प्रकरण। प्रकरण का मतलब है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट या वो मेन टॉपिक जो उस वक्त टेक्स्ट में चल रहा है। आप इसे वो बाउंड्री लाइन मान सकते हैं जो किसी भी टेक्स्ट की व्याख्या को पूरी तरह से आउट ऑफ। और अब आता है हमारा तीसरा और शायद सबसे क्रूशियल पॉइंट, प्रकरण। प्रकरण का मतलब है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट या वो मेन टॉपिक जो उस वक्त टेक्स्ट में चल रहा है। आप इसे वो बाउंड्री लाइन मान सकते हैं जो किसी भी टेक्स्ट की व्याख्या को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल या कहें कि अराजक होने से बचाती है। मीमांसा में प्रकरण वो ग्रेविटी है जो सारे वाक्यों को एक साथ जोड़कर रखती है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते हैं। लेफ्ट साइड पर देखिए, अगर हम निवीत वाले उस वाक्य को एक सख्त नियम यानी विधि मान लें तो इसका मतलब होगा कि ये एक बिल्कुल नया इंडिपेंडेंट कर्म है। ये दरअसल विरोधी का नजरिया है जिसे हम पूर्व पक्ष कहते हैं। और राइट साइड पर अगर हम इसे अर्थवाद मानते हैं तो ये बस चल रहे यज्ञ के टॉपिक की एक स्तुति या तारीफ भर रह जाता है। और सच बताऊं तो यही वो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जिसे शाबर भाष्य और तंत्रवार्तिक में बहुत ही बारीकी से एनालाइज किया गया है। चलिए अब भाग 3 की तरफ बढ़ते हैं, विधि सिद्धांत की खामियां। अब हम एक लॉजिकल डिटेक्टिव की तरह सोचेंगे। अगर हम जबरदस्ती इस टेक्स्ट को विधि मान लें तो आखिर क्या तार्किक गड़बड़ियां पैदा होती हैं? शाबर भाष्य से सीधे उठाया गया ये सवाल देखिए, तत्र को दोषः, मतलब वहां क्या दोष है? अगर हम इसे नियम मान ही लें तो इसमें खराबी क्या है? ये बहुत ही कमाल का सवाल है जो हमें सीधा उस लॉजिकल ब्रेकडाउन की तरफ ले जाता है जो विधि सिद्धांत को अपनाने पर होता है। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक ये साबित करते हैं कि इसे एक नियम मानने से ना गलतियों का एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है।
सबसे पहले तो क्योंकि हर नियम या विधि का कोई ना कोई रिजल्ट या फल होना चाहिए, हमें जबरदस्ती एक ऐसे अदृश्य फल की कल्पना करनी पड़ती है जिसका टेक्स्ट में कहीं कोई नामो निशान तक नहीं है। दूसरा, तंत्रवार्तिक साफ कहता है कि ये आतिथ्य यानी मेहमानवाजी के कर्मों के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है जिसका कोई सिरपैरी नहीं है। और तीसरा, ये सब चीजें मिलकर हमें मेन टॉपिक से ही पूरी तरह भटका देती हैं। और यहीं से पैदा होती है सबसे बड़ी ग्रामेटिकल और लॉजिकल गलती, जिसे कहते हैं वाक्य भेद। न्याय सुधा और तंत्रवार्तिक इस पर बहुत जोर देते हैं। देखिए, जब आप एक ही वाक्य से इंसानों से जुड़ा एक नया कर्म भी बनाना चाहते हैं और साथ ही उसे उसी यज्ञ के कॉन्टेक्स्ट में भी फिट करना चाहते हैं, तो पता है क्या होता है? वाक्य का सिंटैक्स पूरी तरह टूट जाता है। एक ही वाक्य को दो अलग अलग बिना किसी कनेक्शन वाली दिशाओं में खींचना हर्मेन्यूटिक्स के नियमों के सख्त खिलाफ है। न्याय सुधा हमें इस नियम थोपने वाली थियरी के आखिरी और सबसे बड़े जाल के बारे में बताती है, और वो है प्रकरण उत्कर्ष। आसान शब्दों में इसका मतलब है बिना किसी लॉजिक के कॉन्टेक्स्ट को बदल देना। सोचिए, चर्चा किसी और ही विषय पे चल रही है और आप जबरदस्ती एक नया नियम बनाकर रीडर को टेक्स्ट के असली सेटिंग से झटके से बाहर खींच लें। ये तो व्याख्या के नाम पर टेक्स्ट के साथ सीधा सीधा अन्याय है ना? तो अब हम आते हैं भाग 4 पर, संदर्भ या प्रकरण की शक्ति। अब समय आ गया है ये देखने का कि मीमांसा दर्शन कैसे इस पूरी गुत्थी को सुलझाकर अपना फाइनल सिद्धांत हमारे सामने रखता है। और ये बड़ी ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे भाष्य प्रकाश इस पूरी बहस को सिर्फ एक लाइन में समेट देता है। कोटेशन है, यह विधि नहीं अपितु अर्थवाद है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रकरण की मर्यादा रक्षित होती है। बस ये एक स्टेटमेंट पूरी चर्चा को एकदम स्टेबल कर देता है। ये हमें समझाता है कि भाई, अगर हम इसे अर्थवाद मान लें तो जो कॉन्टेक्स्ट या प्रकरण की बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल सेफ रहती हैं। टेक्स्ट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास नहीं आता। जब हम इस वाक्य को एक अर्थवाद यानी स्तुति के रूप में देखते हैं ना, तो टेक्स्ट बिल्कुल नेचुरली फ्लो करता है। आपको किसी अनदेखे फल या रिवॉर्ड की कल्पना नहीं करनी पड़ती, आपको वाक्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट बस चुपचाप उस चल रहे अनुष्ठान की तारीफ करता है और ग्रामर या कॉन्टेक्स्ट का कोई भी नियम तोड़े बिना टेक्स्ट की प्योरिटी को बनाए रखता है। ये वाकई में एक बहुत ही एलिगेंट और लॉजिकल सोल्यूशन है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, अंतिम निष्कर्ष। आइए मीमांसा के इस जीनियस अप्रोच को सारांश में समझते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये कि प्राचीन मीमांसा दर्शन में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट यानी प्रकरण को बचाए रखना ही किसी भी टेक्स्ट की व्याख्या करने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कोई नया और बिना सिर पैर का नियम थोपने के बजाय टेक्स्ट को हार्मोनाइज करना, उसकी लय बनाए रखना और उसके असली अर्थ की रक्षा करना कहीं ज्यादा अहम है। टेक्स्ट का ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट किसी भी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन से बहुत बड़ा होता है। अब आज की चर्चा खत्म करने से पहले जरा इस बात पर सोचिएगा, अगर हमारे प्राचीन विद्वानों ने गलत व्याख्या से बचने के लिए कॉन्टेक्स्ट को इतनी ज्यादा अहमियत दी, तो सोचिए अगर हम आज की दुनिया में भी यही कठोर मानक लागू कर दें तो हमारे आधुनिक ग्रंथों, आर्टिकल्स या रोजमर्रा की खबरों को पढ़ने का तरीका कितना बदल जाएगा। आज जब हर चीज को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल कर देखा जाता है, मीमांसा का ये लॉजिक एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस गहरे और तार्किक दर्शन पर विचार जरूर कीजिएगा।